हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सितंबर 2024 की मैगजीन को कंप्लीट किया जा रहा है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसके 6 मेजर टॉपिक कंप्लीट हो गए, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, आपके अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था, सामाजिक मुद्दे, सिक्योरिटी और आपका पर्यावरण के टॉपिक को कंप्लीट किया गया। आज जो हमारा आता है टॉपिक 7 नंबर का, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में हमारा टॉपिक आता है, जिसमें हम टॉपिक के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो सितंबर 2024 के अंतर्गत कवर होंगे। कि जैसे कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, मेरिन कंप्यूटर इंटरफेस, आर्गन ऑन चिप प्रौद्योगिकी, विश्वसनीय राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक, भारत का अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम, ग्राफीन के बारे में पढ़ा जाएगा। संक्षिप्त सुर्खियाँ आएंगी जैसे कि क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में, सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में, फिर आता है पोलर स्टोन मिशन के बारे में, विश्व का पहला निजी स्पेस वॉक सफलतापूर्वक पूरा किया गया इसके बारे में, वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में, चंद्रयान 4 के बारे में, स्क्वायरल किलोमीटर एरे के बारे में, क्वार्सर के बारे में, फिर आता है शनि के वलय के बारे में। नीति आयोग ने भविष्य की महामारी से निपटने के लिए तैयारों पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट जारी की है, इसके बारे में आएगा। फिर आएगा विषाणु युद्ध अभ्यास, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, टीबी यानी कि एमडीआर टीबी के लिए नई उपचार पद्धति के बारे में, सोनोल्यूमिनेसेंस के बारे में, सरकम्यूटेशन के बारे में, वुड वाइड वेब के बारे में और AVGCXR सेंटर के सेक्टर के बारे में। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका प्रमुख टॉपिक है जिसके अंतर्गत इनको कवर किया जाएगा। तो इन टॉपिक को एक एक करके पढ़ने की शुरुआत करते हैं। इसके पहले बता दें कि अब हमारा सिर्फ एक ही लेक्चर आएगा सितंबर के करंट अफेयर का, जिसके अंतर्गत आपका संस्कृति और जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर कर दिया जाएगा। तो अपने टॉपिक की शुरुआत करने के पहले आपको बता दें कि इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा पर अवेलेबल हो जाएगी। तो वहाँ से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जो भी हमारे द्वारा कोर्स कराए जा रहे हैं, करंट अफेयर की मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, तो आप उसको भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर आप करंट अफेयर पढ़े हुए हैं तो वहाँ से आप कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इससे आपके करंट अफेयर की प्रैक्टिस होगी। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक आता है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में, कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान प्रोग्राम का दायरा बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण को मंजूरी दी हुई है। तो इसके संदर्भ में हमारा टॉपिक है, टॉपिक के अंतर्गत ये आता है कि ये पहली इकाई को मंजूरी दी है। तो चलिए जान लेते हैं। इसमें आप 2-3 पॉइंट निकल कर आ रहे हैं। पहला तो ये आता है कि इसको मंजूरी दी गई तो इससे रिलेटेड क्या प्रावधान कब से चले। दूसरा ये आता है कि गगनयान प्रोग्राम के बारे में कि यह क्या है। तो सबसे पहले हम गगनयान प्रोग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसी का ही दायरा बढ़ाते हुए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की पहली इकाई के निर्माण को मंजूरी दी गई है। तो हम गगनयान प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। तो गगनयान प्रोग्राम जो है वो इसकी उत्पत्ति पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है। इसे दिसंबर 2018 में स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम को 3 दिन के मिशन से पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है, और दीर्घकालिक रूप से भारतीय मानव अंतरिक्ष अन्वेषण कार्यक्रम की आधारशिला स्थापित करना है। इसमें तकनीकी विकास में जैसे कि गगनयान हेतु कई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विकास किया जाएगा, कि चालक दल को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में ले जाने के लिए ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल, अंतरिक्ष में चालक दल को पृथ्वी जैसी स्थितियां प्रदान करने के लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम, चालक दल के लिए इमरजेंसी एस्केप की व्यवस्था और चालक दल के प्रशिक्षण, रिकवरी और रिहेबिलिटेशन के लिए चालक दल प्रबंधन पहलुओं का विकास करना इसके अंतर्गत आता है। अब ये इससे रिलेटेड हो गया। तो इसकी स्वीकृति कब मिली थी? 2018 में। उद्देश्य क्या है कि अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक टीम के 3 दिन के मिशन के लिए 400 किलोमीटर ऊपर के कक्षा में भेजना, उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। तो इसके अंतर्गत आता है। इससे संबंधित तथ्यों में आता है कि यह गगनयान प्रोग्राम जो है इसमें निम्नलिखित शामिल है कि इसे दिसंबर 2028 में BAS फर्स्ट मॉड्यूल का विकास करना और BAS के लिए विविध प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन और सत्यापन हेतु ये 4 मिशन है, जिसे 2026 में पूरा करना है। और इसमें देखा जाए तो कुल 12,000 करोड़ रुपए से इसकी राशि बढ़ाकर वित्तीय सहायता 20,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं, कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है वह वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारत द्वारा पृथ्वी की सतह पर लगभग 400 से 450 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित स्टेशन होगा, जिसमें 5 मॉड्यूल होंगे, जिसका निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।
इसका लक्ष्य जो है पहले मॉड्यूल यानी कि बेस्ट मॉड्यूल को 2028 में लॉन्च किया जाएगा और 2035 तक इसका संचालन किया जाएगा। तो इसके संदर्भ में आता है। वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वर्तमान में योजना के चरण है जिसके अंतर्गत आपके आर्किटेक्चर, मॉड्यूल की संख्या, प्रकार, डॉकिंग, पोर्ट आदि पर अध्ययन किया जा रहा है, जो कि राह लंबी अवधि के मिशनों पर अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने के तरीके का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत आता है। अब BAS के बारे में इम्पोर्टेंस जैसे कि अंतरिक्ष उड़ान और ह्यूमन हैबिटेट पर मानव स्थल होना, पृथ्वी अवलोकन देखने को मिलना, माइक्रोग्रेविटी आधारित अनुसंधान, नवाचार को बढ़ावा देना, तो इसके अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं हम इसमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन से संबंधित चुनौतियों के बारे में। तो चुनौतियों के अंतर्गत पहली चुनौती आती है अनुसंधान एवं विकास हेतु कम बजटीय आवंटन का होना, जो कि एक खर्च की काफ़ी अपेक्षाकृत कम है और सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.7% होता है। इसमें वित्तीय बाधाएं जो है वह परियोजना की गति और दायरे तथा इसके द्वारा किए गए प्रयोगों को सीमित करती है। नई तकनीक का विकास है जिसमें भारत ने उपग्रहों के विकास में अपनी क्षमताएं स्थापित कर दी हैं। इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम, विकिरण से सुरक्षा, संरचनात्मक मजदूरी और ऑर्बिटल मेंटेनेंस आदि शामिल है। भू राजनीतिक मुद्दों का प्रबंधन इसके अंतर्गत आता है। अंतरिक्ष स्टेशन से संबंध उत्पन्न होने वाली चुनौतियां जैसे कि अंतरिक्ष यात्रियों के स्वास्थ्य पर खतरा, जैसे अंतरिक्ष स्टेशन के बंद और नियंत्रित दशाओं में अनिवार्य और आवश्यक ऑक्सीजन के दबाव में कमी आना, सेरिब्रल वेंट्रिकल का विस्तार हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण के स्तर में बदलाव देखने को मिलता है। अंतरिक्ष मलबा में वृद्धि के कारण इसके सामने गंभीर समस्याएं, चुनौतियां पैदा कर रही हैं। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें पर्याप्त वित्त पोषण सुनिश्चित करना, क्षमता का विकास होना, दीर्घ अवधि तक कार्य करने में सक्षम होना, भू राजनीतिक मुद्दों का प्रबंधन इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। अब आता है अन्य अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में, जैसे कि निष्क्रिय अंतरिक्ष स्टेशन में आता है सैल्यूट फर्स्ट, जो कि दुनिया का पहला स्टेशन था जिसे अप्रैल 1971 में सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया गया। स्काईलैब, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का पहला अंतरिक्ष स्टेशन था जिसे नासा ने 1973 में प्रक्षेपित किया हुआ था। फिर आते हैं दूसरे स्टेशन कार्यशील के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का एक विशाल अंतरिक्ष स्टेशन है जिसे 1998 में स्थापित किया गया। यह 2000 से कार्यरत है। इसे पृथ्वी की निम्न भूकक्षा में स्थापित किया गया और यह रख रखाव निम्नलिखित 5 अंतरिक्ष एजेंसियों और उनके कॉन्ट्रैक्ट्स के सहयोग से किया गया। इसे नासा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोस्कोसमोस आपका रूस का, ESA यूरोप का, जाक्सा जापान का, CSA कनाडा का होता है। चीन के बारे में, चीन ने तियांगयांग फर्स्ट को 2011 में लॉन्च किया है और तियांगोंग 2 को 2016 में लॉन्च किया गया है। ये अंतरिक्ष आधारित परीक्षण प्रयोगशालाएं थी और इसमें तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन को 2021 में और 2022 में इसे पूरी तरह से संचालित किया गया। आगामी के बारे में कि यह गेटवे स्पेस स्टेशन है जिसे नासा के नेतृत्व वाला नेट प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में आर्टेमिस अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में चंद्रमा की कक्षा में पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा। एक्सियोम स्टेशन, जो एक तरीके से वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन है जिसे एक्सियोम स्पेस द्वारा निम्न भूकक्षा में संचालित करने के लिए विकसित किया जा रहा है। यह दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन होगा, तो इसके अंतर्गत आता है। तो ये इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जो है, हाल ही में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का इम्प्लांट ब्लाइंड साइट को संयुक्त राज्य अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से ब्रेक थ्रू डिवाइस का दर्जा प्राप्त हुआ है। इससे संबंधित तथ्य देखा जाए तो ब्लाइंड साइड चिप का जो उद्देश्य है उन दृष्टिहीन मरीजों की मदद करना है जिसने अपनी दोनों आंखें और ऑप्टिकल नर्व खो दी है, और जो व्यक्ति जन्म से ही दृष्टिहीन है, इस चिप की मदद से वह अपनी देखने की क्षमता को वापस पा सकेंगे और पुनः देखने की क्षमता को केवल तभी संभव कर सकते हैं जब मरीज का वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट सुरक्षित हो। FDA का ब्रेक थ्रू डिवाइस डेजिग्नेशन प्रोग्राम ऐसे चिकित्सा उपकरणों के विकास, समीक्षा, मूल्यांकन में तेजी लाने में मदद करता है जो जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले या शरीर मस्तिष्क को दुर्बल करने वाले लोगों के निदान और उपचार में मदद करता है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट एक तरीके से कंप्यूटर आधारित प्रणाली होती है जो मस्तिष्क के संकेतों को प्राप्त होती है और उनका विश्लेषण करती है, उनके डिवाइस में भेजे जाने वाले कमांड में तब्दील करती है ताकि इच्छित कार्य किया जा सके। BSA के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है मस्तिष्क की गतिविधियों को डिटेक्ट करने वाला उपकरण, दूसरा डिटेक्ट की गई मस्तिष्क की गतिविधि को प्रोसेस करने और उनके विश्लेषण करने वाला कंप्यूटर, और तीसरा आता है कमांड को निष्पादित करने वाली डिवाइस और एप्लीकेशन आता है।
BSI BCI एक अन्य महत्वपूर्ण फीडबैक यानी कि उपयोगकर्ता को BCI प्रणाली के अनुकूल होने में मदद करती है। उपयोगकर्ता और BCI मिलकर काम करते हैं, प्राय प्रशिक्षण के बाद मस्तिष्क के संकेत उत्पन्न करते हैं, उसके इरादे व्यक्त करते हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब जान लेते हैं कि BCI कंट्रोल और मोटर कंट्रोल के एक क्रियान्वयन किस तरीके से होता है। जैसे कि मोटर कंट्रोल जो है, जिसमें एक योजना में लैंप जलाने का निर्णय लेना, इसका क्रियान्वयन जो होगा अपने हाथ के आगे बढ़ाना और अपनी अंगुली के लिए लैंप के स्विच को ऑन करना, और इसका परिणाम होगा कि आपके द्वारा स्विच को ऑन कर उसे लैंप की लाइट जल जाती है। BCI कंट्रोल में योजना में जैसे कि लैंप जलाने का निर्णय लिया गया, इसका क्रियान्वयन आपकी कंप्यूटर आपके दिमाग की गतिविधि के विश्लेषण करेगा, उससे समझ सकता है कि लैंप को ऑन करना चाहते हो, लैंप के ऑन होने पर सिग्नल भेजता है, और इसका परिणाम जो है कंप्यूटर से भेजे जाने वाले सिग्नल पर प्रतिक्रिया करते हुए लैंप की लाइट जल जाती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये मोटर कंट्रोल और BCI कंट्रोल के बारे में इसकी एक रूपरेखा को बताया गया। अब आता है BCI के प्रकार के बारे में। BCI के प्रकार में आता है, जैसे कि पहला आता है इन्वेसिव BCI यानी कि ब्रेन इम्प्लांट्स, जो कि एक तरीके से न्यूरी सर्जरी के जरिए सीधे मस्तिष्क के ग्रे मैटर में प्रत्यारोपित किया जाता है, और ये मस्तिष्क गतिविधि को बेहतर रूप से रिकॉर्ड करते हैं। उदाहरण के लिए न्यूरालिंक का इम्प्लांट, और नॉन इंटेंसिव BCI यानी कि सरफेस डिटेक्टर, जो कि इलेक्ट्रोड का सेट होता है, इसे इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ के रूप में जाना जाता है। कपाल नर पर लगाया जाता है, इसे इलेक्ट्रोड्स मस्तिष्क के संकेतों को पढ़ सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आदि होता है। पर्शियल इनोवेटिव BCI जो ड्यूरामेटर इम्प्लांट होता है, जो एक तरीके से कपाल के अंदर मस्तिष्क के ग्रे मैटर में बाहर प्रत्यारोपित होता है। तो ये इस तरीके से इन्वेंसिव और नॉन इन्वेंसिव BCI की तुलनात्मक दिया गया है, जिसमें इंट्राकॉन्टिनेंटल इम्प्लांट है, इसमें इन्वेसिव है जो कि ECOG और SEEG में है, और ये नॉन इन्वेसिव जो है वेसिव जो है वह EEG और MEG के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से ये दिया गया है। अब आता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के उपयोग के प्रमुख क्षेत्र के बारे में। जैसे कि चिकित्सा के क्षेत्र में BCI विकलांगता और तंत्रिका संबंधी विकारों से ग्रस्त रोगियों के उपचार, रोग की रोकथाम और पुनर्वास की सहायता करता है। मानसिक सेहतमंदी BCI जो है वह व्यक्ति की मानसिक सेहतमंदी को बढ़ाने के लिए रियल टाइम में मस्तिष्क गतिविधि को ट्रैक करते हैं। संज्ञानात्मक बेहतरी, जिसके माध्यम से स्मृति, ध्यान और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने की शक्ति है। गेमिंग और मनोरंजन, इसमें इमर्सिव गेमिंग के अनुभव को सक्षम बनाता है, और इसमें वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी में विकास की अपार संभावनाएं होती हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसके उपयोग के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की समग्र चुनौतियां, जैसे कि तकनीकी चुनौती होना, ब्रेन टैपिंग होना, भ्रामक उत्तेजना हमले होना, कानूनी बाधाएं होना और नैतिक चिंताएं इसके अंतर्गत देखने को मिलती हैं। आगे की राय में देखा जाए तो इसमें पारदर्शिता और सहमति होगी, बेनामी की निगरानी होगी, सुरक्षा उपायों को बेहतर करेगी और जन जागरूकता देखने को मिलेगी। अब आते हैं कुछ मुख्य शब्दावलियाँ, जैसे कि आपके न्यूरॉन, नियंत्रण और समन्वय के बारे में। ये न्यूरॉन की संरचना इसमें दिखाई गई है, जिसमें डेंड्राइट, निसेल, ग्रेनुलस कोशिकाएं, केंद्रक, श्वान कोशिका, एक्सोन यहाँ पर है, माइलिन आवरण ये होता है, रेनवियर नोड है, यहाँ एक्सोन टर्मिनल सिरा आती है और ये सिनेप्टिक पट्टिकाएँ होती हैं। तो ये न्यूरॉन की संरचना को इस तरीके से बताया गया है। अब आता है कि न्यूरॉन के नियंत्रण और समन्वय के बारे में जान लेते हैं कि न्यूरॉन जो है एक तरीके से लाखों कोशिकाओं का बना होता है, जिसे न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन एक बड़े नेटवर्क से मिलकर शरीर की प्रक्रियाओं को समन्वित करते हैं, जिसमें सुनना, स्वाद महसूस करना, हृदय गति को नियंत्रित करना आदि होता है। इसके अलावा ये न्यूरॉन शरीर के विभिन्न गतिविधियों को संचालित करते हैं, और न्यूरॉन एक दूसरे से विद्युत रासायनिक संकेतकों के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं। जब एक न्यूरॉन सक्रिय होता है तो वह विद्युत संकेत उत्पन्न करता है और नेटवर्क के अगले न्यूरॉन तक पहुंचता है। इस तरह से जानकारी जो देखी जाती है कि मस्तिष्क के अंदर ये तेजी से फैलते हैं और कई हिस्सों में आपस में जोड़ते हैं। मस्तिष्क गतिविधि और उनका मापन और उसे रिकॉर्ड करने के संदर्भ में देखा जाए तो मस्तिष्क की गतिविधि का मतलब जो है वह मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाले विद्युत संकेत को और रासायनिक प्रक्रियाओं से होता है, जो अलग अलग संज्ञानात्मक कार्यों, भावनाओं, अनुभवों, व्यवहारों को नियंत्रित करता है। और एक अकेला न्यूरॉन अपने आप में ज़्यादा विद्युत संकेत पैदा नहीं करता, लेकिन कई न्यूरॉन की संयुक्त गतिविधि इनके विद्युत संकेत उत्पन्न करती है। इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी आधारित इसका उपयोग जो है हंस बर्जर के काम और खोज के कारण संभव हुआ है, जिसे 1924 में इन्होंने पाया था। और यह एक तरीके से मानव मस्तिष्क के विद्युत संकेतों को कपाल में मापा जाता है, और मस्तिष्क की गतिविधि के बाहरी डिटेक्टर या इलेक्ट्रोड से मापने के लिए इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफी कहा जाता है, इसके अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट आते हैं ऑर्गन ऑन चिप प्रौद्योगिकी के बारे में कि ऑर्गन ऑन चिप पे जो तकनीक है वह पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के दायरे को बढ़ावा देती है। ऑर्गन ऑन चिप तकनीक का बाजार 2032 तक लगभग $1.4 बिलियन के मूल्य तक पहुंचने की एक उम्मीद होती है। ऑर्गन ऑन चिप तकनीक जो एक तरीके से मानव अनुरूप 3D कल्चर मॉडल्स में से एक है, जिसे न्यू अप्रोच मेथड भी कहा जाता है। यह मेथड जो है एक ही प्रयास में मानव अंगों और बीमारियों की संरचना को पुनः बनाने में सुविधा प्रदान करता है और यह रीजनेटिव मेडिसिन, औषधि की खोज करने, प्रिसीजन मेडिसिन, कैंसर संबंधी अनुसंधान, जीन एक्सप्रेशन अध्ययन जैसे अनेक उपायों के लिए बहुत आशाजनक मानी जाती है। इस संबंध में अब नए दृष्टिकोण है, जैसे कि आर्गो नोड्स के, जो कि ऊतक भ्रूण स्टेम कोशिकाओं, इनल्यूट प्लोरीपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को नियंत्रित दशाओं में कोशिकाओं को विकसित करके बनाया जाता है। स्फेरोइड्स, जो कि इसमें माना जाता है कि ये पारस्परिक द्विआयामी में सेल कल्चर्स की तुलना में ट्यूमर्स के व्यवहार को अधिक प्रभावी ढंग से नकल करते हैं। बायो प्रिंटिंग जो एक तरीके से 3D प्रिंटिंग या एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के नाम से जाना जाता है और एक ऐसी तकनीक होती है जिसमें जीवित ऊतकों अंगों बनाने के लिए 3D प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसके अंतर्गत आता है। ऑर्गन ऑन चिप एक तरीके से माइक्रो स्केल सिस्टम होता है जिसका उपयोग मानव शरीर की स्थितियों की नकल करने के लिए किया जाता है, जो शरीर के अनुभव के जाने वाली शारीरिक और यांत्रिक स्थितियों की नकल करने के लिए कोशिकाओं के साथ माइक्रोफ्लूइड्स का उपयोग किया जाता है, इसके अंतर्गत आता है। ऑर्गन चिप एक टेक्नोलॉजी है, जैसे कि यहाँ लैंड होता है ऑर्गन ये चिप डिवाइस होती है, यहाँ इसके आउटलेट होते हैं, इसमें शीर्ष PDMS परत होती है, छिद्रयुक्त झिल्ली होती है, यहाँ पर निचली PDMS परत आती है। ऑर्गन ऑन ए चिप डिवाइस जिसके 4 प्रमुख घटक है, जैसे कि माइक्रो फ्लूराइड, जो कि एक तरीके से छोटे चैनल के माध्यम से कोशिकाओं को विशिष्ट स्थानों पर पहुंचाने और संबंधित प्रक्रिया के दौरान द्रव प्रवाह को नियंत्रित और प्रबंधित करते हैं। जीवित कोशिका ऊतक और लिविंग सेल टिश्यूज होते हैं। सिमुलेशन या ड्रग डिलीवरी इसके अंतर्गत होती है और सेंसिंग की स्थितियाँ देखने को मिलती है। ऑर्गन ऑन चिप एक तरीके से किस तरीके से कार्य करती है, जैसे कि इसमें कोशिकाओं को चिप पर रखा जाता है, 3D संरचनाओं को विकसित होने दिया जाता है, मानव शरीर के वास्तविक ऊतक जैसा ही होता है। यह द्रव के प्रवाह के लिए सूक्ष्म चैनल का उपयोग करता है और ये रक्त प्रवाह, ऑक्सीजन के परिवहन, पोषक तत्व के परिवहन आदि का अनुकरण करते हैं, जबकि चिप के आकार में डिवाइस जैविक फेफड़ों यानी जैविक अंगों या फेफड़ों या हृदय आदि के लघु मॉडल बनाए जा सके। अंगों के जो अधिक वास्तविक मॉडल बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के कोशिकाओं की परतों को संयोजित करके एक 3D संरचना बनाई जाती है, जो वास्तविक अंगों की जटिलता को बेहतर ढंग से दर्शाती है। OOC प्रौद्योगिकी के लाभ के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि प्रिसीजन मेडिसिन, जो कि रोगी के वैशेष ऊतक और दशाओं को अनुकरण करते हैं और इसमें शोधकर्ता को प्रशिक्षण करते हैं कि उनमें कोई दवा उस व्यक्ति या समूह को किस तरीके से प्रभावित करती है। इसमें पहले पर्सनलाइज्ड मेडिसिन भी कहा जाता है, जिसमें चिंता है कि पर्सनलाइज जो है एक तरीके से गलतफहमी हो सकती है और यह हर व्यक्ति के अलग अलग उपचार और रोकथाम को विकसित करती है। दवा के प्रभाव का परीक्षण, सटीक मानव फिजियोलॉजी सिमुलेशन, जीवों पर परीक्षण का नैतिक विकल्प, जटिल अंग अंतःक्रिया, रोग का कार्यप्रणाली पर अनुसंधान इसके अंतर्गत आता है। ऑर्गन ऑन चिप प्रौद्योगिकी से जुड़ी चुनौतियां, जैसे कि पहली आती है तकनीकी जटिलता और मानकीकरण का होना। यह जटिल अंगों के कार्यों की नकल करना काफ़ी मुश्किल होता है, जिसमें OOC उपकरणों के निर्माण के लिए सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रोटोकॉल और सामग्रियों की कमी भी है। बहुअंग प्रणालियों का एकीकरण, नैतिक और कानूनी मुद्दे, अन्य चुनौतियां इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। प्रिसीजन मेडिसिन और ऑर्गन ऑन चिप प्रौद्योगिकी के बीच उठाए गए जो कदम है उनके बारे में, जैसे कि भारत में BIOE3 इसका उद्देश्य जो है प्रिसीजन थेरेप्यूटिक्स पर फोकस करते हुए जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के नवाचार को बढ़ावा देना है। न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स नियम 2019 में संशोधन किया गया, जो कि नई औषधियों का मूल्यांकन करते समय जीवों पर परीक्षण करने के पहले और उसके साथ ह्यूमन ऑर्गन ऑन चिप एंड अन्य NAM के उपयोग की अनुमति देता है। जीनोम इंडिया प्रोग्राम, जो कि आनुवंशिक मैप को तैयार करने में संचालित पहल है। फिनोम इंडिया परियोजना, जो कि इस प्रिसीजन मेडिसिन को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया एक फिनोम डेटाबेस है। भारतीय कैंसर जीनोम एटलस, जो एक तरीके से कैंसर डेटा का डेटाबेस तैयार करता है। वैश्विक स्तर पर आता है FDA मॉडर्नाइजेशन एक्ट 2.0, जिसे 2022 में USA द्वारा पारित किया गया है। इसमें शोधकर्ताओं के विकास में प्री क्लिनिकल चरणों में दवा परीक्षण के विकल्प के रूप में ऑर्गन ऑन चिप की अनुमति
दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दवा कंपनियां, जिसमें दवा कंपनी निर्माता अन्य कंपनी टिश्यू के साथ मिलकर एक लीवर और मल्टी ऑर्गन ऑन चिप मॉडल विकसित करते हैं, इसके अंतर्गत आता है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो ऑर्गन इन चिप तकनीक की जो दवा की खोज, अनुसंधान, रोग अनुसंधान और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत आशाजनक है, लेकिन इसे व्यापक रूप से अपनाने के लिए कई चुनौतियों को दूर करना होगा और निरंतर निवेश और नवाचार के साथ ऑर्गन ऑन चिप सिस्टम भविष्य के स्वास्थ्य हेतु समाधानों की क्रांति ला सकता है। अब आता है विश्वसनीय राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक के बारे में, कि हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विश्वसनीय राष्ट्रीय ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी स्टैक को लॉन्च किया। इसके साथ ही यह जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कुछ परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे NBF लाइट, जो कि एक ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म है। यह विशेष रूप से ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों का तेजी से प्रोटोटाइपिंग करने और अनुसंधान और क्षमता निर्माण में स्टार्टअप शिक्षाविदों को विकसित किया गया। प्रमाणित, जो कि राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क द्वारा संचालित है। राष्ट्रीय ब्लॉकचेन पोर्टल, जो कि यह ब्लॉकचेन पोर्टल फ्रेमवर्क पहल से संबंधित कंटेंट के प्रबंधन के लिए कंटेंट सिस्टम थीम पर विकसित किया गया है। अब आते हैं कि विश्वास के बारे में, राष्ट्रीय ब्लॉकचेन स्टैक के बारे में, जो कि ब्लॉकचेन एज ऑफ सर्विस प्रदान करने के लिए शुरू किया गया और एक ऐसा नेटवर्क इस्तेमाल किया गया है जो अलग अलग भौगोलिक स्थानों में फैला हुआ है, जिसके तहत अधिकृत लोग इसमें ब्लॉकचेन आधारित एप्लीकेशन का अलग अलग उपयोग करते हैं। यह तृतीय पक्ष क्लाउड आधारित संरचना एवं प्रबंधन सेवा है, जिसमें संगठन व्यवसाय ब्लॉकचेन एप्लीकेशन के विकास प्रबंधन के लिए इसका उपयोग करते हैं। यह राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति के तहत प्रदान किए गए व्यापक राष्ट्रीय ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय कृषि, शिक्षा, वित्त जैसे विविध क्षेत्रों में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के प्रभाव के ढंग का उपयोग करना है। इसका इंपोर्टेंस देखा जाए तो यह एक नई प्रकार के डिस्ट्रीब्यूटिव सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर विकसित करके विश्वास निर्माण को सक्षम बनाने में सहायक होता है। ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और उनकी साझा स्थितियों में आम सहमति बनाने में सक्षम होते हैं और सत्य का एकमात्र स्रोत प्रदान करते हैं, इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं कि विश्वसनीय BaaS की विशेषताओं के बारे में, कि रैपिड एंड टू एंड परमिशन ब्लॉकचेन एप्लीकेशन का विकास और उसका उपयोग, प्रोडक्शन सेटअप के लिए रेडी टू यूज सिक्योरिटी ऑडिटेड ब्लॉकचेन कंटेनर, ब्लॉकचेन विशिष्ट सुरक्षा ऑडिट दिशा निर्देश और सर्वोत्तम पद्धति, भौगोलिक दृष्टि से वितरित 3 डेटा केंद्रों हैदराबाद, पुणे, भुवनेश्वर में फैली अवसंरचना, हितधारकों को आसानी से इसमें शामिल होने के लिए दस्तावेजीकरण के साथ फ्रेमवर्क को बेहतर करना इसके अंतर्गत आता है। ब्लॉकचेन तकनीक क्या है? ये तकनीक एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी है, जिसका मूल उद्देश्य किसी भी प्रकार के डिजिटल जानकारी को सुरक्षित, पारदर्शी और छेड़छाड़ से मुक्त तरीके से संग्रहित करना है। यह पहली बार 2009 में सातोशी नाकामोतो द्वारा क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के डिजाइन और विकास के साथ शुरू की गई थी और यह विभिन्न प्रौद्योगिकियों जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, क्रिप्टोग्राफी आदि का समावेशन होता है। यह एक एक्सचेंज प्रणाली है जो डेटा ब्लॉक्स का उपयोग करके काम करती है और एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को जुड़ा होता है, इसके अंतर्गत आता है। इसकी कार्यप्रणाली पीयर टू पीयर नेटवर्क डेटा और लेन देन की विकेंद्रीकृत तरीके से खाता बही में संग्रहित किया जाता है और यह नेटवर्क के विभिन्न नोड में सर्वसम्मति प्रोटोकॉल के माध्यम से लेन देन के मान्य और सत्यापित करती है। ब्लॉकचेन तकनीक की कार्यप्रणाली के बारे में, इसमें ग्राहक लेन देन आरंभ करता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, इसमें सत्यापन किया जाता है, फिर सत्यापन एवं खाता की वही में जुड़ना होता है और हितधारक लेन देन विवरण का सत्यापन करता है, तो इसके अंतर्गत आता है। ब्लॉकचेन की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टिव होना, कि डिजिटल कॉन्ट्रैक्टिव में निर्धारित शर्तों को पूरा करने के लिए स्वचालित रूप से आगे की ओर कार्य करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव का होना, इम्यूटेबल, टाइम सेव्ड, सर्वसम्मति, विश्वसनीय डेटा और सुरक्षित होना। ब्लॉकचेन के प्रकार में, जैसे कि पब्लिक ब्लॉकचेन, कंसोर्टियम ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, इसके प्रमुख प्रकार होते हैं। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के उपयोग, संभावित उपयोग, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी के तौर पर इसमें बिटकॉइन, एथेरियम, लिटकॉइन, रिपल आदि लेन देन का रिकॉर्ड का रखने और सत्यापित करने में ब्लॉकचेन तकनीक उपयोग करती है और ये लेन देन सुरक्षित और पारदर्शी होते हैं। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन देखने को मिलता है। मतदान प्रणाली, बौद्धिक संपदा संरक्षण, रिकॉर्ड प्रबंधन, अन्य उपयोग जैसे कि कानून प्रबंधन, बैंकिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग, क्राउडिंग, फंड आदि इसमें शामिल होते हैं। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन में चुनौतियां, जैसे कि प्रदर्शन होना, स्केलेबिलिटी होना, स्टोरेज होना, ऊर्जा की खपत होना और इंटरऑपरेबिलिटी। कानून सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43 में ब्लॉकचेन के संदर्भ में गोपनीयता और सुरक्षा के लिए आवश्यक नियमों का अभाव इसके अंतर्गत देखने को मिला हुआ है।
अब आता है कि ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए अन्य कदम उठाए गए, जैसे भारत में मैत्री यानी कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति तैयार की है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जा रही है। फ्यूचर स्किल्स प्राइम यानी कि नेस्केम और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ब्लॉकचेन के साथ अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों में अपस्किलिंग और रीस्किलिंग के लिए शुरू किया गया। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो विश्व आर्थिक मंच के प्रेसिडियो सिद्धांत है, जिसमें ब्लॉकचेन परिषद में ब्लॉकचेन अधिकार विधेयक है। IBM ब्लॉकचेन वर्ल्ड वायर ग्लोबल ब्लॉकचेन बिजनेस काउंसिल, जो कि एक उद्योग संघ है जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देता है। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो भारत में ब्लॉकचेन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह दृष्टिकोण जो है एक तरीके से कौशल विकास, नियामक स्पष्टता, व्यवहारिक कार्यान्वयन और मजबूत सुरक्षा उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है, ताकि इसे मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ व्यवहारिक रूप से लागू किया जा सके और इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करके भारत ब्लॉकचेन नवाचार और प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए एक अनुकूल व्यवस्था बना सके, जिससे वह क्रांतिकारी तकनीक में वैश्विक रूप से अग्रणी बन सके। इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि भारत का अनुसंधान एवं विकास इकोसिस्टम के बारे में, कि हाल ही में सुर्खियों में केंद्र सरकार ने 3 प्रमुख योजनाओं को एकीकृत करते हुए विज्ञान धारा नामक योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य भारत के अनुसंधान और विकास इकोसिस्टम को सशक्त बनाना है। तो ये किसकी केंद्र सरकार के द्वारा 3 प्रमुख योजनाओं को एकीकृत कर किसका नाम दिया गया है? विज्ञान धारा। तो इसके अंतर्गत जो 3 प्रमुख योजनाएं उनके बारे में जानेंगे। अब इसके उद्देश्य जो रहा है वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को, अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी को, इकोसिस्टम को सशक्त बनाना है। तो विज्ञान धारा प्रौद्योगिकी के अंतर्गत जो देखा जाए, विज्ञान धारा योजना में 3 प्रभावत्मक घटक हैं, जैसे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी संस्थागत और मानवीय क्षमता का निर्माण होना, जिसमें मौजूदा वैज्ञानिक संस्थानों का मजबूत करना है। अनुसंधान एवं विकास देखने को मिलता है। नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और उपयोग इसके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। विज्ञान धारा योजना जो एक तरीके से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत इसका एक नोडल मंत्रालय है। इसका उद्देश्य देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के साथ अनुसंधान, नवाचार, प्रौद्योगिकी का विकास को बढ़ावा देना है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका क्रियान्वयन 2021-22 से 2025-26 15वें वित्त आयोग की अवधि पर किया गया है। इसके संभावित लाभ में आता है कि यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधन का निर्माण होगा। देश के अनुसंधान आधार पर विस्तार कर फुल टाइम इक्विवेलेंट शोधकर्ताओं की संख्या में वृद्धि होगी। लक्षित प्रयासों के माध्यम से विज्ञान प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर लैंगिक समानता सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अंतर्गत आता है। भारत में अनुसंधान एवं विकास में इकोसिस्टम के बारे में जान लेते हैं कि अनुसंधान एवं विकास संबंधी गतिविधियों को किसी भी व्यवस्थित और रचनात्मक काम के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसका उद्देश्य ज्ञान के भंडारण को बनाना, ज्ञान के आधार में कई चीज़ों को आविष्कार करना होता है। 2020 में भारत वैज्ञानिक रिसर्च पेपर के प्रकाशन और स्कॉलर आउटपुट की संख्या के मामले में दुनिया भर में तीसरे स्थान पर था। तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किए हुए 133 देशों में 39वां स्थान प्राप्त किए हुए हैं। अब आता है कि अनुसंधान एवं विकास संबंधी मजबूत इकोसिस्टम के महत्व, जैसे कि आर्थिक समृद्धि, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, विकास संबंधी चुनौतियों का समाधान, राष्ट्रीय सुरक्षा इसके प्रमुख महत्व होते हैं। इसकी चुनौतियां जैसे कि कम बजट का होना, कि भारत अनुसंधान एवं विकास में अपने GDP के प्रतिशत का 0.6 से 0.7% के मामले में दुनिया में सबसे कम खर्च वाले देशों में शामिल है। अमेरिका 2.8, चीन 2.1, इजराइल 4.3, कोरिया 4.2 जैसे प्रमुख देशों में काफ़ी कम है। बड़े पैमाने पर प्रतिभा पलायन, मानव संसाधन की कमी, समावेशिता का अभाव, अनुसंधान की सबल प्रौद्योगिकियों में परिवर्तित करने में मौजूद चुनौतियाँ, भारत की उच्चतर शिक्षा में मौजूद समस्याएं और भारत में अनुसंधान एवं विकास के इकोसिस्टम में सुधार हेतु आगे की राय में देखा जाए तो इसमें आता है कि इसमें वित्त पोषण, अवसंरचना नीतियों, सहयोग जैसे विभिन्न पहलुओं को विचार करते हुए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है। वित्तीय सहायता में वृद्धि, जैसे कि 2030 तक अनुसंधान एवं विकास में सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 2% निवेश करना चाहिए। निजी क्षेत्र द्वारा निवेश, जिसमें PPP आधारित इनक्यूबेटर की स्थापना करना, जिसमें प्रोत्साहनों को प्रावधान, पेटेंट संबंधी प्रोत्साहन आदि कार्य किए जाने चाहिए। नवाचार में जैसे कि बौद्धिक संपदा संरक्षण, जैसे भारत के 2023-24 में 1 लाख से अधिक पेटेंट प्रदान किए गए, फिर भी कई पेटेंट का उपयोग नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय के अनुसंधान एवं विकास में संस्कृति को बढ़ावा देना, अनुसंधान को प्रौद्योगिकियों को रूपांतरित करने का सहयोग, शिक्षा और कौशल विकास में निवेश और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन किया जाना, जिसका उद्देश्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों में अनुसंधान
अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने और उन्हें उत्प्रेरित करने के लिए अनुकूल इकोसिस्टम बनाना है और यह इकोसिस्टम में सुधार होगा, इसके अंतर्गत आता है। भारत में अनुसंधान एवं विकास संबंधी इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम, जैसे कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत यह 2023 में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और उसे विकसित करने के लिए स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2 का उद्देश्य विज्ञान के कुछ अग्रणी क्षेत्रों में वैश्विक नेतृत्व हासिल करने के लिए अनुसंधान एवं विकास के लिए विश्व स्तरीय अवसंरचना की स्थापना करना, उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास संबंधी प्रयासों को निर्देशित करने के लिए समर्पित तकनीकी मिशन होना, योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति अनुदान फेलोशिप के माध्यम से युवाओं को अनुसंधान के लिए आकर्षित करना, विज्ञान और अनुसंधान में महिलाओं को बढ़ावा देना इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक ग्राफीन के बारे में। ग्राफीन के संदर्भ में बात की जाए तो हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विकसित @2047 के विजन को इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर का शुभारंभ किया हुआ है। यह जो सेंटर है इसके बारे में क्या, कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 8 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी उद्देश्यों वाली कंपनी है। इसका उद्देश्य एक विशेष रूप से ग्राफीन तकनीक के वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने हेतु इसे गठित किया गया है। इसका फोकस एरिया इलेक्ट्रॉनिक और ऊर्जा भंडारण से लेकर स्वास्थ्य सेवा के अलावा मटेरियल कोटिंग, परिवहन प्रणालियों तथा सस्टेनेबल मटेरियल का विकास शामिल होता है। ये तिरुवनंतपुरम केरल में अनुसंधान एवं विकास के केंद्र स्थापित किया गया या बेंगलुरु कर्नाटक में कॉर्पोरेट एवं बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर स्थापित किया गया। ग्राफीन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में देखा जाए तो ये ग्रेफाइट है, जिसकी ये प्रक्रिया होती है ग्राफीन ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीकरण एक्सप्लोपोलिरेशन की प्रक्रिया होती है। फिर केमिकल थर्मल और इलेक्ट्रो रिडक्शन की प्रक्रिया देखी जाती है, जिसमें रिड्यूस्ड ग्राफीन ऑक्साइड होता है। फिर यहाँ ग्रेफाइट जो होता है वह केमिकल वेपर डिपोजिशन होता है और इसमें इसी का एक सर्कुलेशन भी इसमें देखने को मिलता है, जो मैकेनिकल क्लीवेज जो ग्रेफाइट से इसमें ग्रेफाइट में आता है। तो इस तरीके की ये ग्राफीन प्रक्रिया का निर्माण होता है, जिसमें इस तरीके से ग्राफीन का निर्माण होता है। अब आता है कि आखिर ग्राफीन होता क्या है। ग्राफीन की खोज जो है 2004 में आंद्रे गेम ने कॉन्स्टेंटिन नोवोसिलोव के द्वारा की हुई थी। 2010 के भौतिकी की नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह कार्बन का एक अपर रूप ग्रेफाइट का एक बिल्डिंग ब्लॉक ही है, जो ग्रेफाइट के उपयोग में पेंसिल बनाने के लिए किया जाता है। यह कार्बन परमाणुओं की एकल परत दियामी होती है। इसमें सघन रूप से षष्ठकोणीय मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना व्यवस्थित होती है। ग्राफीन सीड के संश्लेषण के तरीके जैसे कि केमिकल वेपर डिपोजिशन, प्राकृतिक ग्रेफाइट का विखंडन, मैकेनिकल एक्सफोलिएशन, हाइड्रोजन और डिस्चार्ज आदि शामिल है। असाधारण इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गुणों के कारण अद्भुत सामग्री इसमें कहा जाता है। ग्राफीन के गुणधर्म के बारे में कि यह एक मजबूती है, ऑप्टिकल पारदर्शिता है, उच्च तापीय चालकता, अपारगम्यता, क्वांटम गुण इसमें देखने को मिलते हैं। ग्राफीन के संभावित उपयोग जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में कि सिलिकॉन की तुलना में अधिक मजबूती और ऊर्जा दक्षता के कारण इसका उपयोग ग्राफीन आधारित अर्धचालकों को विकसित करने के लिए किया जाता है। या एक तरीके से ऊर्जा भंडारण में इसमें ग्राफीन का पृष्ठीय क्षेत्रफल काफ़ी अधिक होता है। वाटर फिल्ट्रेशन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत इसका उपयोग जो है एक तरीके से ग्राफीन नैनोपोरस मेम्ब्रेन्स के उपयोग जल के विलवणीकरण और फिल्ट्रेशन में किया जाता है। पर्यावरण जो है इसमें 600 गुना भारी तरल पदार्थों में अवशोषित होता है। बायोमोलिक्यूल इसमें ऑक्सीकृत ग्रुप ग्राफीन ऑक्साइड कहलाता है। और फिर उदाहरण के तौर पर टिश्यू इंजीनियरिंग, दवा या मशीन डिलीवरी, फोटोथेरेपी, कोशिकीय वृद्धि और विभेदन, बायोसेंसर, बायोइमेजिंग, कैंसर या अन्य रोगों का पता लगाना इसमें होता है। ग्राफीन से जुड़ी चुनौतियां जैसे मानव स्वास्थ्य जोखिम, उच्च उत्पादन लागत, बैंड मिगैप समस्या, सीमित उत्पादन होते हैं। वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए तो ग्राफीन अनुसंधान में अग्रणी देशों जिसमें चीन, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और सिंगापुर है। चीन और ब्राजील ग्राफीन के वाणिज्यिक उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अग्रणी और भारत की तुलना में चीन लगभग 20 गुना अधिक ग्राफीन का उत्पादन करता है। ग्राफीन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत के पहले जैसे कि ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम के स्टार्टअप और उद्योग में पूर्ण सुविधा प्रदान करके अनुसंधान एवं विकास तथा वाणिज्यीकरण के बीच में अंतराल को समाप्त करने हेतु शुरू किया गया है। इंडिया इनोवेटिव सेंटर फॉर ग्राफीन जो कि केरल में स्थापित है, इसमें डिजिटल यूनिवर्सिटी ऑफ केरल, सेंटर फॉर मटेरियल फॉर इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, टाटा स्टील लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है, जिसे सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया गया है। अनुसंधान संस्थान में IIT रुड़की द्वारा इनक्यूबेटर्स लॉग9 ग्राफीन आधारित अल्ट्रा कैपेसिटर की प्रौद्योगिकी का पेटेंट कराया गया। इसमें नैनो और मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र ग्राफीन अनुसंधान सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। निष्कर्ष के तौर पर देखा जाए तो इसमें निसंदेह मौजूदा शोध में ग्राफीन कंपोजिट हाइब्रिड मटेरियल्स स्केलेबल प्रोसेसिंग तकनीकों में नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे प्रयास विकसित होंगे।
ग्राफीन एक अत्यंत महत्वपूर्ण मटेरियल बन सकता है जिसमें कई क्षेत्रों, हाई परफॉर्मेंस उपकरणों, ऊर्जा दक्षता और संधारणीय प्रौद्योगिकी में सफलता मिल सकती है, इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं संक्षिप्त सुर्खियों की ओर, जिसमें पहली आती है क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के बारे में, कि क्वांटम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल के लिए संभावित रूप से गहन निहितार्थों का वाला एक उभरता अनुसंधान क्षेत्र है। यही एक तरीके से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की क्वांटम कंप्यूटिंग उपयोग है। इसको कंप्यूटर में मानव भाषा की व्याख्या, हेर फेर समझने की क्षमता प्रदान करता है। इसकी आवश्यकता एक तरीके से नेचुरल लैंग्वेज में सेमेटिक पहलुओं को प्रोसेस करने में उत्कृष्ट करती है, जो अक्सर सिंथेटिक में संघर्ष करते हैं। और सिंटैक्स जो है एक तरीके से वाक्य में शब्दों वाक्यांश की संरचनात्मक व्यवस्था होती है। QNLP के पास लाभ जैसे कि यह पारंपरिक LLMs की तुलना में कम ऊर्जा लागत होती है। पारस्परिक समकक्षों की तुलना में QNLP में कम मापदंडों की आवश्यकता इसमें होती है। नेक्स्ट आती है सिलिकॉन कार्बाइड, जिसका विनिर्माण भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र उड़ीसा में स्थापित किया जा रहा है। सिलिकॉन कार्बाइड के बारे में, जो कि कार्बोरंडम के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन और कार्बन के कृत्रिम रूप से निर्मित अत्यंत कठोर क्रिस्टलीय यौगिक होते हैं। इसमें ताप यांत्रिक विशेषताएं होती हैं और ये उच्च तापीय चालकता, उत्कृष्ट यांत्रिक गुण, क्षरण, ऑक्सीकरण के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधकता इसमें शामिल होती है। और इसका उपयोग अर्धचालक उपकरणों, मैकेनिकल सील, स्ट्रक्चरल सिरेमिक, हीट एक्सचेंजर, ऑप्टिकल मिरर, बैलिस्टिक आर्मर आदि के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट आता है पोलारिस डॉन मिशन के तहत विश्व का पहला निजी स्पेस वॉक सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। इसके बारे में कि पोलारिस डॉन मिशन निजी रूप से वित्त पोषित और संचालित एक स्पेस मिशन है। जेरेड आइजैकमैन स्पेसएक्स के साथ मिलकर एक नई योजना बनाई गई और हाल ही में पोलारिन डॉन ने पृथ्वी के उच्च विकिरण वाले क्षेत्रों यानी कि साउथ अटलांटिक एनोमेली बेन एलन रेडिएशन बेल्ट की यात्रा की हुई है। इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य पर अंतरिक्ष विकिरण के प्रभाव का अध्ययन करना है। बेन एलन रेडिएशन बेल्ट एक तरीके से इसका तारा भौतिकीविद जेम्स बेन एलन ने 1958 में खोजा था और यह पृथ्वी के चुंबक मंडल उच्च ऊर्जा वाले विकिरण कणों को बांध कर रखता है और यह पृथ्वी को सौर तूफानों और पवनों से बचाता है। इसमें सौर तूफानों, सौर पवनों प्रौद्योगिकी के साथ साथ पृथ्वी में रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है कि दक्षिण अटलांटिक विसंगति यानी कि साउथ अटलांटिक एनोमैली के बारे में जान लेते हैं। यह दक्षिण अटलांटिक महासागर के ऊपर एक भौगोलिक क्षेत्र होता है और यह आंतरिक बेन एलन विकिरण बेल्ट विशेष रूप से पृथ्वी के निकट तक फैली हुई है। यह आयनकारी विकिरण के स्तर में अत्यंत वृद्धि होती है और पृथ्वी की निचली कक्षाओं में अंतरिक्ष यान पर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक घटकों के विकिरण के जोखिम भी बढ़ा रहता है, इसके अंतर्गत आता है। अब आते हैं नेक्स्ट वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में, कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी हुई है। यह मिशन का उद्देश्य शुक्र ग्रह की कक्षा में एक वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान को भेजना है। शुक्र ग्रह की परिक्रमा करेगा और इस मिशन को पूरा करने की जिम्मेदारी अंतरिक्ष विभाग को सौंपी गई है। यह अंतरिक्ष यान के विकास और प्रक्षेपण के लिए जिम्मेदार होगा। यह प्रक्षेपण मार्च 2028 में निर्धारित है। बजट वीनस ऑर्बिटर मिशन का बजट 1236 करोड़ रुपये है। इसमें 824 करोड़ रुपये अंतरिक्ष यान पर खर्च किए जाएंगे। वीनस ऑर्बिटर मिशन का महत्व, इसमें शुक्र ग्रह और सतह या उपसतह में वायुमंडलीय प्रक्रियाओं, इसके वायुमंडल में सूर्य के प्रभाव को बेहतर समझ प्रदान करता है, जिसमें शुक्र और पृथ्वी दोनों सिस्टर प्लेनेट्स यानी कि जुड़वा ग्रह के विकास क्रम को समझाने में मदद करता है। शुक्र ग्रह के बारे में, जो कि शुक्र पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह है, जिसमें समान आकार और आकृति के कारण शुक्र को पृथ्वी का जुड़ा ग्रह भी कहते हैं। यह 6052 किलोमीटर की त्रिज्या वाला ग्रह है, जिसकी कक्षीय अवधि 224.7 पृथ्वी दिवस है। यह सूर्य से 108.2 मिलियन किलोमीटर की दूरी स्थित है। शुक्र का सघन वायुमंडलीय ऊर्जा को पृथ्वी भीतर ही रोक कर रखता है। यह ग्रीन हाउस प्रभाव अनियंत्रित हो जाता है, जिसमें रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट की स्थिति उत्पन्न होती है और यह हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह होता है। और यूरेनस की तरह शुक्र भी पूर्व से पश्चिम की घूर्णन करता है, जबकि अन्य सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। शुक्र ग्रह के लिए मिशन वर्ष और प्रमुख तथ्य हैं, जिसमें पहले मिशन मैरिनर 2 जो कि 1962 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया और यह शुक्र ग्रह पर भेजा गया पहला अंतरिक्ष यान था और इस मिशन को शुक्र ग्रह में कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं मिला है। वेनेरा 7 जो कि एक तरीके से 1970 में सोवियत संघ में स्थापित हुआ और इसे सफल सॉफ्ट लैंडिंग में पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान है। मैगलन 1990 संयुक्त राज्य अमेरिका में जो पहली नियर ग्लोबल रडार मैपिंग है। आकातुस्की जापान में शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन किया गया।
भविष्य के मिशन जैसे कि नासा, दा विंची जो कि वीनस फ्लाई बाई प्रोब है, वेरिटास ऑर्बिटर 2031, एनविजन यूरोपियन स्पेस एजेंसी वेनिस ऑर्बिटर 2031 आता है। अब आते हैं चंद्रयान 4 के बारे में कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रयान 4 को मंजूरी दी है। चंद्रयान 3 का ये परिवर्ती मिशन है और चंद्रयान 3 का चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की हुई थी। चंद्रमा 4 जो है इसका उद्देश्य चंद्रमा पर लैंडिंग करना, चंद्र नमूने एकत्र करना, सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौटाना है। यह प्रमुख तकनीकों को विकसित और प्रदर्शित करता है और इसमें मिशन में पश्चात अंततः भारत में 2040 तक भारतीय चालक दल युक्त चंद्र मिशन तथा सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए आधारभूत क्षमताएं प्राप्त होती हैं। इसमें 36 महीनों को पूरा होने की उम्मीद है। इसमें बजट 2104.06 करोड़ रुपए रहा है, इसके अंतर्गत आता है। अब आता है स्क्वायर किलोमीटर एरिया के बारे में, जो कि पहला पर्यवेक्षण पूर्ण कर लिया है। इस प्रकार से इसने आंशिक रूप से काम करना आरंभ कर दिया गया है। यह निर्माणाधीन प्रक्रिया विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है स्क्वायर किलोमीटर एरिया के बारे में, जिसका लक्ष्य विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाना है। इसका अधिग्रहण क्षेत्र 1 वर्ग किलोमीटर से अधिक होगा। यह वैश्विक वेधशाला सम्मिलित होगी। इसमें 2 टेलीस्कोप होंगे। यह दक्षिण अफ्रीका में, एक ऑस्ट्रेलिया में स्थापित किया जाएगा। इसके ये टेलीस्कोप का उद्देश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति को समझना, गुरुत्वाकर्षण का पता लगाना, आकाशगंगाओं, डार्क मैटर और ब्रह्मांडीय चुंबकत्व के विकास को समझाना इसके अंतर्गत आता है। अब आता है क्वासर के बारे में कि खगोलविद ने यूरोपीय दक्षिणी वेधशाला के अति विशाल टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए अब तक देखे गए सबसे चमकीले क्वासर खोज किया है। इसका नाम J05294351 है। क्वासर के बारे में, जो कि इसका शब्द अर्धतारकीय रेडियो स्रोत का ही संक्षिप्त है। क्वासर बहुत चमकीले ऊर्जावान पिंड होते हैं जो कुछ दूर स्थित आकाशगंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं। विशाल काल ब्लैक होल इसमें ऊर्जा के स्रोत होते हैं और ये ब्रह्मांड में सबसे अधिक चमकदार वस्तुओं में से होते हैं। शनि के वलय के बारे में, जो कि एक तरीके से 2025 में शनि के वलय कुछ समय के लिए पृथ्वी पर मौजूद पर्यवेक्षक को नहीं दिखाई देंगे। यह अस्थायी परिघटना की बजाय शनि का झुकाव और ऑप्टिकल भ्रम है। शनि ग्रह के बलियों के बारे में, जो आमतौर पर 30 फीट चौड़े होते हैं, लगभग पूरी तरह से जलीय बर्फ और चट्टानों के टुकड़ों के बने होते हैं। इनके रेत के कण से लेकर पहाड़ के बराबर होते हैं और इनका नामकरण इनकी खोज के क्रम में वर्णमाला के क्रम में किया जाता है, जिसमें मुख्य वलयों में ABC होते हैं, जिसमें कुछ अन्य ग्रह जो होते हैं जिनके वलय बृहस्पति और यूरेनस के होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि नीति आयोग ने भविष्य के महामारी से निपटने के लिए एक विशेषज्ञ समूह की एक रिपोर्ट जारी की है। उस रिपोर्ट के बारे में कि विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट कोविड-19 महामारी के दौरान आई चुनौतियों में विचार किया गया है। साथ ही भविष्य की महामारी से निपटने की तैयारियों को व्यापक प्रस्तावित किया गया है। रिपोर्ट के जानवरों से फैलने वाली जेनेटिक रोगों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए वन हेल्थ अप्रोच अपनाने पर जोर दिया गया है। कोविड-19 के दौरान उत्पन्न समस्याएं जैसे कानूनी समस्याएं, निगरानी और डेटा संबंधी समस्या, अनुसंधान और नवाचार इसकी प्रमुख समस्याएं रही हैं। एपेडेमिक यानी कि स्थानीय महामारी और पेडेमिक यानी कि वैश्विक महामारी के प्रबंधन के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क है, जैसे कि लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची के विषय के रूप में प्रविष्टि संख्या 6 के अंतर्गत सूचीबद्ध है। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 29 में केंद्र और राज्यों में सरकारों को एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलने वाले संक्रामक या संचारी रोगों की रोकथाम में कानून बनाने का अधिकार देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनिमय लोक स्वास्थ्य आपात स्थितियों निपटने के लिए कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करता है। महामारी रोग अधिनियम 1897 इसमें एपिडेमिक और एपेंडेमिक से निपटने में मुख्य कानून है। एकीकृत रोग निवारण कार्यक्रम जो रोग के प्रसार निगरानी का प्रावधान करता है, तो इसके अंतर्गत ही प्रावधान देखे जाते हैं। रिपोर्ट के लिए मुख्य सिफारिशें जैसे कि गवर्नेंस और डेटा प्रबंधन, निगरानी, प्रारंभिक पूर्वानुमान, अनुसंधान और नवाचार इसके प्रमुख सिफारिशें होती हैं। अब आता है विषाणु युद्ध अभ्यास के बारे में कि विषाणु युद्ध अभ्यास एक तरीके से वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारी के लिए एक मॉक ड्रिल है। इसका आयोजन नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत किया गया है। इसका एक वन हेल्थ अप्रोच फोकस किया गया है ताकि एकीकृत रोग निरंतर को सुनिश्चित किया जा सके, वैश्विक महामारी को बेहतर तरीके से निपटा जा सके। विषाणु युद्ध अभ्यास के बारे में इसका उद्देश्य मानव स्वास्थ्य, पशुपालन, वन्यजीव क्षेत्रों के विशेषज्ञों के युक्त नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम में किसी भी आपदा के प्रति तैयार रहने की क्षमता और प्रभावी प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करता है। इसके तहत जूनेटिक रोगों के प्रकोप को परिदृश्य तैयार करता है। हितधारक इसमें ICMR, एम्स जोधपुर, BSL-3 लैब, राज्य प्रशासन आदि सहित कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियां इसमें शामिल थी। अब आते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस TB के नई उपचार पद्धति के बारे में कि यह नई उपचार पद्धति 4 दवाओं जैसे बेडाक्वाइन, प्रीट्रोमेनिड, नाइनजोलेट और मॉक्सीफ्लोरोक्सिस से युक्त नई
BPA-LM चिकित्सा पद्धति है। यह पद्धति एक सुरक्षित, अधिक प्रभावी और त्वरित उपचार का विकल्प है। इसमें प्रीटिनोमेडिन भारत के उपयोग के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा अनुमोदित और लाइसेंस प्रदान करता है और यह टीबी के उपचार की अवधि को 20 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया गया। अब आते हैं कि ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के प्रकार के बारे में। इसको जानने के पहले टीबी के बारे में जान लेते हैं। टीबी जो है एक तरीके से संक्रामक रोग होता है जो प्रायः फेफड़ों से प्रभावित होता है। वह बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण ये होता है। बेसिली कैलिमेट ग्यूरेन का टीका टीबी के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करता है और भारत का टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2023 में 25.52 लाख टीबी के मरीज है। अब आता है ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के प्रकार की मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जो एक तरीके से बैक्टीरिया कम से कम आइनोसाइट और रिकॉम्बिनेंट में प्रतिरोधक रेजिस्टेंस होता है। एक्सीडेंटिव ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जो कि बैक्टीरिया में आइनोसाइट और रिकॉम्बिनेंस साथ ही किसी भी फ्लोरिक्विनेन और कम से कम 3 इंजेक्टेबल सेकेंड लाइन दवाओं एमिकासिन, कैनामाइसिन और कैप्रोमाइसिन में एक प्रतिरोधक है। टोटल ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जो कि सभी फर्स्ट और सेकेंड लाइन की टीबी दवाओं के प्रति प्रतिरोधी होता है, तो इसके अंतर्गत आता है। टीबी उन्मूलन की समक्ष चुनौतियाँ जैसे कि लोग इस बीमारी को सामाजिक कलंक मानते हैं। इसके उपचार में अधिक लागत होती है। मधुमेह के अधिक प्रभावित होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में डायग्नोस्टिक फैसिलिटी का अभाव होता है। टीबी उन्मूलन के लिए उठाए गए कदम जैसे कि प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जिसमें रोगी को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है। निक्षय मित्र जिसके तहत टीबी का उपचार कराकर रोगी को अतिरिक्त डायग्नोस्टिक पोषण और सहायता प्रदान की जाती है। निक्षय पोषण योजना जिसके तहत टीबी के रोगियों को पोषण में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब आता है सोनोल्यूमिनसेंसिस के बारे में जो एक तरीके से पिस्टल श्रिम्प यानी कि एल्फिडी परिवार से संबंधित है। ये पंजों को तेजी से स्नैप करके यानी चटका कर सोनोल्यूमिनसेंस नामक ये अद्वितीय घटना को उत्पन्न करता है। एक तरीके से अल्ट्रासोनिक तरंगों के साथ तरल पदार्थों के विकिरण के माध्यम से प्रकाश उत्पन्न करता है। यह प्रकाश तब बनता है जब पदार्थों में कैविटेशन द्वारा निर्मित बुलबुले शक्तिशाली ध्वनि तरंगों के साथ क्रिया करते हैं। ध्वनि तरंगों में क्रमशः उच्च और निम्न दाब के कारण बुलबुलों से तेजी से विस्तार और संकुचन होता है और यह तापमान में तीव्र वृद्धि होती है और बुलबुले को भीतर गैसों का आयनीकरण तथा प्रकाश ऊर्जा निकलती है। अब आता है सर्कम्यूटेशन के बारे में। एक नए अध्ययन के अनुसार पादपों को वृद्धि मेले के लिए सर्कम्यूटेशन की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। सर्कम्यूटेशन पादपों द्वारा आसपास की पर्यावरणीय परिस्थितियों का पता लगाने और उनके निरंतर की जाने वाली छोटी मोटी गतिविधियों के लिए प्रयुक्त पद होता है। ये गतिविधियाँ सर्पिल या जिगजैग के रूप में दिखाई देती है। इसका महत्व एक अंतर्निहित व्यवहार होता है जो पादपों की पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने और उनकी वृद्धि क्षमता को अधिकतम करने में सक्षम होता है। अब आते हैं वुड वाइड वेब के बारे में जो एक तरीके से जिस तरह हम एक दूसरे के संवाद करने और सामानों का ऑर्डर देने के लिए इंटरनेट का उपयोग करते हैं, वैसे ही पेड़ों और अन्य पादपों में अपना नेटवर्क होता है। यह नेटवर्क होता है कवक यानी कि फंगी। इसे वुड वाइड वेब यानी कि वैज्ञानिक पीढ़ी ने इस नेटवर्क को वुड वाइड वेब कहा है। ये भूमिगत कवक के स्ट्रिंग होते हैं जिन्हें माइसीलियस के नाम से जाना जाता है और ये कवक पादपों की जड़ों को जोड़ते हैं जिससे आपस में पोषक तत्वों को साझा करने में रासायनिक संकेतकों के माध्यम से संवाद करने की मदद मिलती है। अब आते हैं ABCGCXR सेक्टर के बारे में कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक एंड एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी गई है। इसकी स्थापना मुंबई में स्थापित किया गया। यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत 8 के तहत एक गैर लाभकारी कंपनी के रूप में की जाएगी। यह विशेषीकृत प्रशिक्षण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करेगा जो अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने और इनक्यूबेशन केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यह जो सेक्टर है यह उद्योग वर्तमान में 2.6 लाख लोग कार्य हैं और 2032 तक इसमें 23 लाख लोग रोजगार प्रदान करते हैं। और इसकी चुनौतियां जो है मेजबानीकरण का अभाव, कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों की कमी रही है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में आपका संस्कृति, नीति शास्त्र और जितने भी इसके टॉपिक उन सभी को कंप्लीट किया जाएगा। आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा पर अवेलेबल होगी जहां से आप PDF को डाउनलोड करें। धन्यवाद।